नमस्कार दोस्तों, चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें याद दिला देता हूँ। सबसे पहली बात, इस सीरीज़ की नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एडवांस में आपको दी गई है, यानी कि आने वाली वीडियोस की नोट भी आपको मिल चुकी है। नोट कहाँ दी गई है? आप जानते हैं कि टॉप 300 की सीरीज़ चलती है, नोट भी दी जाती है। जिन दोस्तों ने नोट लिया है 2026 के लिए, ग्रुप में जुड़े हैं, उन्हें नोट मिल चुकी है। टॉप 300 के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। पिछले 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स यहीं से आ रहे हैं। अगर आपने नोट नहीं ली है, तुरंत नोट ले लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर ये टॉप 500 वाली और टॉप 300 की नोट आपके पास है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने बेसिक पर ध्यान दीजिए, इस नोट को बार बार रिवाइज़ करिए, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी एग्ज़ाम के बाद तो मैं सबूत दिखाऊंगा ही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? इन दोनों कथनों को यूपीएससी ने यूज़ करके कई बार प्रश्न बनाए हैं। ध्यान से समझिए। यह मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये पहला कथन है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये दो कथन दिए गए हैं, आपके सामने ये विकल्प हैं। अपना दिमाग लगा लीजिए, सोच लीजिए, उत्तर चुन लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये बात बिल्कुल सही है। और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से, कभी कभी सिर्फ सांगपो ही आपको मिलेगा, यह शब्द समझिए, इसी की बात हो रही है, इस नाम से जानी जाती है। यह 3 एशियाई देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों से होकर बहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कई बार ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं कि ये नदी किन देशों से होकर गुजरती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिर्फ भारत की नदी नहीं है, चीन से निकलती है, भारत से होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ये भी है, बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी पूछा है, लगभग हर पीसीएस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि मानसरोवर झील के निकट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। और ख़ास तौर से ये भारत में आने वाली नदियों की बात हो रही है। 3 नदियाँ हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। आप कमेंट में बताएं। अगर कमेंट में बताने का मन नहीं है तो कम से कम खोज लें, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये सारी चीज़ें तो नोट में आपको मिल ही जाएंगी। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 में यह भारत का पहला द्वीप बना जिसे जिला घोषित किया गया था। तो इस एंगल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि यूपीएससी ने इस पर पूछा है पहले भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब कुछ विशेषताएं दी गई हैं 3 कथनों के माध्यम से और पूछा गया है कि कौन सी प्रजाति का सबसे उपयुक्त वर्णन किया गया है इनमें। और प्रश्न पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर प्रश्न के 2 हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से अलग अलग जगहों पर हैं, इन कथनों को छोड़ के, तो उन्हें पहले पढ़ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह दिया है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब इसके बाद ये लाइन कह गई है कि ये किस प्रजाति के बारे में बात कही गई है। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो यहीं पर मिल जाता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। जब आप पहले से पहचान लेते हैं, उसके बाद जब कथन पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है। वरना आपने इससे पढ़ लिया, पूरा दिमाग यहीं लगा दिया, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि कौन सा गलत है, आपको लगता है कि सही पूछा गया, गलती हो जाती है। फिलहाल यह वृक्षीय, दिनचर और गैर प्रवासी पक्षी है। मैंने आपको पहले हिंट दे दिया। खैर, पक्षी तो लिखा नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों में निवास करता है। यह केरल और अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी है। खैर, यहाँ तो पक्षी लिख ही दिया गया। तो आपको बताना कि किस प्रजाति की बात यहाँ पर की गई है। इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट हॉर्नबिल है, भारतीय मोर है, मालाबार ट्रोगोन है, भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। फिलहाल आपने उत्तर ही देख लिया है तो थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेट हॉर्नबिल, यह बुसेरोटिडे परिवार से संबंधित एक विशाल पक्षी है। तो ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पहचान इसकी घुमावदार पीली चोंच
और सिर पर स्थित विशिष्ट खोखले आवरण होते हैं। कभी आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा या गूगल पे सर्च करिएगा इमेज वाले सेक्शन में जाके, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये। यह मुख्यतः फल भक्षी है, फल खाता है, लेकिन छोटे जानवरों का भी शिकार करता है, ध्यान रखिएगा। यह भारत, भूटान, नेपाल, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों का मूल निवासी है। ये इतने सारे नाम क्यों गिनाए गए हैं, क्या ज़रूरत थी इनकी? ध्यान दीजिएगा। अगर आप PYQ देखें यूपीएससी का तो आपको पता चलेगा कि चाहे एक कुबड़ वाला ऊँट था उस पे पूछा गया हो, चाहे टाइगर पे पूछा गया है, चाहे हाथी पे, चाहे एक सींग वाले गेंडे पे, जब यूपीएससी जीवों के बारे में पूछती है तो अक्सर ये जानने की कोशिश करती है कि आप ये बताएं उसके निवास की जानकारी है कि नहीं आपको, कि वह जीव कहाँ पाया जाता है। क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं और ये नहीं जानते कि कहाँ पाया जाता है, उसके संरक्षण की बात करनी हो, कैसे आप आइडिया लगाएंगे। इसलिए ये बातें बताई गई हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इतने सारे देशों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब कथन बनाए जाते हैं तो उसमें यूपीएससी कहती है कि यह सिर्फ भारत में पाया जाता है, यहाँ दिक्कत होती है। तो जब आप जानते हैं कि हाँ कई देशों में भी ये पाया जाता है तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, बाकी देशों में भी दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। भारत में यह पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगर कह दिया जाए, क्योंकि हार्निबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, आपने पढ़ा होगा, हर साल मनाया जाता है, हर साल करंट में आता है। तो हो सकता है कि सिर्फ उस टॉपिक को आपने पढ़ा और आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि अच्छा पूर्वोत्तर में है कहीं, और यूपीएससी ने इसी बात का फ़ायदा उठा के कह दिया कि यह पूर्वोत्तर में ही पाया जाता है। आप सही करके चले जाएंगे, हाँ नागालैंड के बारे में पढ़े थे, वहाँ पाया जाता है, फिर गलती हो जाएगी। भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, ये मोटे तौर पे आप ध्यान रखिए। इसके बाद उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार और नम पर्णपाती जंगलों में ये निवास करता है और घोंसले के लिए बड़े गुहाओं वाले पुराने पेड़ों को पसंद करता है। जैसे पुराना पेड़ है उसमें ऐसे होता है ना, पेड़ जैसे मान लीजिए ये है, इसमें ऐसे जगह बनी रहती है, पुराना पेड़ में और ज़्यादा वो होता है, तो वहाँ ये रहता है। तटीय क्षेत्रों में इसका दिखना बेहद असामान्य है। 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला यह वृक्षीय, दिनचर्या और गैर प्रवासी पक्षी है। यह केरल और अरुणाचल प्रदेश दोनों का आधिकारिक राज्य पक्षी है। अच्छा ये बताएं कि किसी भी पक्षी को, किसी पशु को राज्य पक्षी या पशु या देश का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्यों घोषित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। उसकी अपनी विशेषताओं से लेकर के, उसके संरक्षण से लेकर के, हर एंगल से। हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आपको सोचना चाहिए, ठीक है। नागालैंड में मनाए जाने वाले हार्नबिल त्यौहार का नाम इसी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोगों के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसनीय पक्षी है। मानव शिकार और वनों की कटाई के चलते प्राकृतिक आवासों के क्षरण से यह प्रजाति संकटग्रस्त हो गई है। यूपीपीसीएस में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि जीवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है, विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है, और उसका हर बार उत्तर यही होगा, आवास नष्ट हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। लोग शिकार कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है भी, लेकिन अगर उनका आवास पर्याप्त है तो अपने लिए सुरक्षित जगहों पर प्रवास करके, अपने सुरक्षा की व्यवस्था करके वो जीव सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी संख्या कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, लेकिन अगर आवास ही नहीं है, उनका घर ही नहीं बचा, तो कैसे बचेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा जंगल काटे जा रहे थे, कहाँ, उधर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के किसी हिस्से में, कितनी दयनीय स्थिति, कितना मार्मिक सीन था। तो जब उनका आपने आवास ही नष्ट कर दिया तो उनका नष्ट होना तो लगभग तय है। इसके बाद डार्क मैटर के बारे में आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है यहाँ से। यह विद्युत चुंबकीय बलों के साथ अंतःक्रिया नहीं करता, जिससे यह पारंपरिक डिटेक्टरों और उपकरणों के लिए अदृश्य हो जाता है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर और इंद्रियों से महसूस नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी मशीनें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम देख लेते हैं। जैसे ब्लैक होल के बारे में हम चित्र देखते हैं, वो मशीनों ने ही खींच के दिया है हमें, हमने नंगी आँखों से देखा नहीं है, देखने की संभावना भी नहीं, हमारी क्षमता ही नहीं है आँख की उतनी दूर तक देखने की। तो
मशीनों ने भी कुछ चीज़ें हमारी सहायता में मतलब सहायता की है कि हाँ ये कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके लिए मशीनें भी अयोग्य हैं उनको डिटेक्ट करने में, लेकिन ऐसा उनके कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जैसे कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ तो है। फिलहाल मैंने अनजाने में ही सही लेकिन आपको उत्तर की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया। फिलहाल न्यूट्रलिनो और स्टेराइल न्यूट्रिनो दोनों ही काल्पनिक और गैर बैरोनिक कण डार्क मैटर के संभावित घटक माने जाते हैं। न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, इसके बारे में प्रश्न भी आए हैं, तो और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसी से संबंधित एक कथन फिर बनाया गया है। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आपने पढ़ा है याद करने की कोशिश करिए, बाकी मेरा जो काम है मैं आपको और विस्तार से समझा देता हूँ। डार्क मैटर क्या होता है? अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि डार्क मैटर के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, सबसे बढ़िया व्याख्या किस कथन में है, तो आपको समझना है कि डार्क मैटर एक ऐसा अदृश्य तत्व है जो किसी भी प्रकार का प्रकाश या ऊर्जा नहीं उत्सर्जित करता। इससे ना तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, न ही यहाँ से एनर्जी निकल रही है, जिससे इसे पारंपरिक वैज्ञानिक उपकरणों से प्रत्यक्ष रूप से मापा या देखा नहीं जा सकता। डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बलों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल हैं उससे भी इसका मतलब कोई क्रिया नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसलिए यह न तो प्रकाश को अवशोषित करता है, न ही परावर्तित करता है। अगर सामने कोई चीज़ है जो प्रकाश को खींच ले, छोड़े ही ना, तो हम कहते हैं कि इस तरह का एक पदार्थ, तो हम एक चीज़ जानते हैं जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। बाकी कोई चीज़ है जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, तो दुनिया की हर वो चीज़ जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही दिख रही है। तब तो हम जान जाएंगे कि इसके साथ ऐसी कोई घटना हो ही नहीं रही है, और न ही उत्सर्जित करता है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। दृश्य पदार्थ जिनको हम बैरोनिक पदार्थ कहते हैं, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे उप परमाणविक कण शामिल होते हैं। तो ये समझ में आ गया। डार्क मैटर की संरचना की बात थोड़ी सी की जाए तो ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर मुख्य रूप से गैर बोरोनिक, बोरोनिक का मतलब हमने अभी देखा कि जिसमें दृश्य पदार्थ होते हैं, जो जिनसे बन के जो बड़ा पदार्थ बनेगा उसे देखा जा सकता है। तो ये गैर बैरोनिक का मतलब नहीं देखा जा सकता, कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कणों से बना होता है। इनका द्रव्यमान सामान्य प्रोटॉन की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक होता है। ये कण सामान्य पदार्थ के साथ अत्यंत कमजोर तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इन्हें पहचानना और मापना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है। अब न्यूट्रलिनो और स्टेराइल न्यूट्रिनो ये दोनों ही काल्पनिक और गैर क्या है जी बैरियोनिक कण हैं, जिनके बारे में अभी हमने देखा, क्योंकि न्यूट्रिनो को भी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। ठीक है। डार्क मैटर के संभावित घटक माने जा सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये भी डार्क मैटर का ही एक हिस्सा है, उसी का एक घटक है। आगे बढ़ते हैं। डार्क मैटर के बारे में थोड़ा और मेरे ख्याल से वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली जो नोट दी गई है टॉप 300 की, उसमें आपको और पढ़ने को मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको हम पीएम किसान कहते हैं, इसके बारे में 3 कथन दिए गए हैं। और ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि मैंने अभी याद दिलाता है, ये आपने पढ़ा, उसके बाद से यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। अगर ये नहीं देखा तो गलती हो जाएगी। पूछा गया कौन सही नहीं है, ऐसे गोला करिएगा, मैं बार बार याद दिलाऊंगा आपको, एग्ज़ाम में ये तरीका बहुत काम आता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। केंद्र प्रायोजित का मतलब होता है कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी उस पर, या उसका स्ट्रक्चर बनाएगी और राज्य और केंद्र मिलकर लागू करेंगे। फिलहाल केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 लागत हिस्सेदारी है, मतलब 60% पैसे केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार। केवल 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान ही इसके पात्र हैं। केवल ही, इस तरह के कुछ अतिवादी शब्द होते हैं जिनकी पहचान करनी होती है, और इसी से आप उत्तर तक आसानी से पहुंच पाते हैं। धनराशि राज्य सरकार के राजकोषीय खातों के माध्यम से वितरित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझ लीजिए। अपना दिमाग लगा कर उत्तर बताइए। वीडियो को पॉज कर लिया करिएगा क्योंकि मैं तुरंत आपको उत्तर बता देता हूँ। अब ध्यान से देखिए। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए,
2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। एक तथ्य ये है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इस तरह से। एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसका मतलब ये कि 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। केंद्र प्रायोजित का मतलब है कि पैसा बंट जाएगा, कुछ केंद्र सरकार देगी, मतलब ज़्यादा केंद्र सरकार देगी, बाकी राज्य सरकारें देती हैं। उसमें जो सामान्य राज्य हैं उनको 40% तक देना होता है। जो पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वो 10% ही पैसे देते हैं। जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कुछ नहीं देते, केंद्र सरकार ही पैसा देती है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ये तो सही नहीं है, हमसे पूछा गया था कौन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों यानी कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को 3 समान किस्तों में, मतलब सबको, मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को मिलेगा, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, परिवारों की बात हो रही है, उसमें सब शामिल। तो 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता से आय प्रदान की जाती है, कुछ अपवादों को इसमें अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था, एक्सट्रीम वर्ड था, अगर आपने उस पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो सही कर गए होंगे। यद्यपि पीएम किसान योजना के तहत शुरुआत में केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही लक्षित किया गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, इसका दायरा बढ़ाया गया और जितने भी किसान हैं जिनके नाम से भूमि है, उन सबको इसमें शामिल किया गया। ठीक है ना। अभी जो कोष्टक में पत्नी बच्चे, ये तो अलग अलग भी हैं उनके नाम से, मतलब वो है, क्या कहते हैं, मान लीजिए परिवार अलग अलग हो गया, उनके नाम से ज़मीन है, तो हो सकता है कि उसको कंसिडर किया जाए। सभी भूमिधारक किसानों को इसमें शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में दी जाती है। 2024 तक इतने करोड़ लोगों को सहायता मिली है, ये बेसिक बात है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में कथनों पर विचार करिए। इस बार का मानसून आप देख ही रहे हैं, अलग अलग तरह की खबरें भी आप देख रहे हैं। इलाहाबाद में बताया जा रहा है कि पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून में शुरू होकर जून के शुरू में केरल तट पर पहुंचता है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में पहुंचता है, जिससे पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती है। ये एक कथन है। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं पश्चिमी घाटों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे पवन विमुख भाग में भारी वर्षा होती है। तथा पवन विमुख भाग में विशेष रूप से दक्कन पठार में वृष्टि छाया प्रदेश उत्पन्न होता है। इसमें एक शब्द मुझे लगता है कि हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया। पवन विमुख और पवन विमुख ये दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन एक इस कथन में ऐसा कुछ नहीं कहने की कोशिश की गई है। एक होता है कि पवन इधर से आ रहा है तो उस दिशा की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट। अब यहाँ क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, टॉपिक समझिए। मान लेते हैं कि इसको, ये शब्द ऐसा लिखा गया है, इसलिए हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ी आज़ादी लेके इसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है, देखिए, जब मानसून ऐसे आता है और मान लेते हैं कि ये पश्चिमी घाट है यहाँ पे, और यहाँ से हवाएं टकरा रही हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट पे आप जानते हैं पहाड़ियाँ हैं, तो हवाएं टकरा के ऊपर उठती हैं, तो इसको हम पवनाभिमुख भाग कहते हैं। पवन की तरफ वाला जो भाग है, हवा जिधर आ रही है उसकी तरफ वाला भाग है, इधर ज़्यादा बारिश होती है। इस कंसेप्ट पे प्री में भी प्रश्न आए हैं, मेंस में भी। इसके बाद इसके पीछे वाला जो भाग है, इधर हवाएं ऐसे ही चढ़ती हैं ऊपर, फिर नीचे आएंगी, इनका वैसे ही ज़्यादातर जो मॉइस्चर था यहाँ गिर गया है बारिश के रूप में, और जब नीचे आती हैं, गर्म होती हैं, तो उनके बीच के कणों के बीच की दूरी वैसे भी बढ़ेगी, उनके अंदर जो नमी की मात्रा है उसका प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश होने के लिए ज़रूरी होता है कि हवा ऊपर उठे या ठंडी हो, और ठंडी होने की वजह से संघनन हो। या नीचे उठ रही है हवा, नीचे बैठ रही है, तो उसकी वजह से एक तो नमी पहले से कम थी, ऊपर से इसकी गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें नमी की मात्रा और कम हो रही है, इसलिए बारिश कम होती है। और यही कारण है कि ये जो हिस्सा है इधर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। ठीक है, तो विशेष रूप से दक्कन के पठार क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश प्रभाव उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया, इसके उत्तर पे भी हम बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं यहाँ पे। दक्षिण पश्चिम मानसून
आमतौर पर जून की शुरुआत में केरल तट पर पहुंचता है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में पहुंच जाता है। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे सारा पैटर्न ख़राब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कभी भी मानसून कभी देर हो सकती है, कभी जल्दी आ सकता है। मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, कभी खूब बारिश हो रही है, सब देखने को मिलेगा। तो जिससे पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल ठीक बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे पश्चिमी घाटों द्वारा विक्षेपित होती हैं, जिससे पवन विमुख भाग में भारी वर्षा होती है। और वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे शब्द थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया, और मतलब वही है जो मैंने आपको समझा दिया कि पवन जो ये पहाड़ है इसकी तरफ वाली जो हवा है यहाँ टकराएगी, ज़्यादा बारिश होगी, इधर कम बारिश होगी, यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शांति निकेतन, असम के चराई देव मोइदम और मराठा सैन्य प्रदेश के बीच साझा तत्व की सबसे उपयुक्त पहचान करता है? कहने का मतलब ये है कि आप पहले इस विकल्प को देखिए और आप समझिए कि शांति निकेतन है, असम के चराई देव मोइदम है, मराठा सैन्य परिदृश्य, इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या, इसे देखते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धरोहर स्थल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धार्मिक प्रथाओं से संबंध है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक सैन्य महत्व के हैं, या भारत के शाही राजवंशों से संबंधित है। आप एक एक कथन को देखेंगे तो कोई ना कोई तो इससे संबंधित है ही, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन क्या है वो बताना इसमें देख के। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है करंट अफेयर तो आप गेस कर लेंगे। ये पहला कथन सही है, धरोहर स्थल है। शांति निकेतन 2023 में, चराई देव मोइदम 2024 में और मराठा सैन्य परिदृश्य 2024 में, इन सभी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र 2024-25 चक्र के लिए भारत का आधिकारिक नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी आपको जो आर्ट एंड कल्चर की नोट दी गई है उसमें हमने विस्तार से यूनेस्को के बारे में भी बात की है और इस समिति के बारे में बात की है। इसी बहाने आप उसे भी दोहरा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। असम के चराईदेव मोइदम को 2024 में शामिल किए जाने के बाद यह भारत का 44वां धरोहर स्थल बन गया है। यूनेस्को 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के माध्यम से देशों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान तथा संरक्षण में सहायता करता है। 1977 में भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ। कुल 196 देशों ने 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन का समर्थन किया है। ये सब बेसिक बातें हैं। हर साल प्रत्येक राज्य पक्ष मतलब अलग, यहाँ राज्य से मतलब देश है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। देश मेरे ख्याल से राज्य की ही बात हो रही थी। ठीक है, सिर्फ एक प्रस्ताव रख सकते हैं अपनी तरफ से उस सूची में शामिल करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में। हालांकि इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मैंने पिछली बार भी याद दिलाया था कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार तो लगातार 1-2 साल 3 साल तक उसका अलग अलग हिस्सा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, इन्हें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। परिपक्वता होती है 15 वर्ष की। सॉवरेन गोल्ड का उपयोग ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है। कोलेट्रल संपार्श्विक, इसका मतलब ये है कि कर्ज आप लेते हैं, किसी से ऋण लेते हैं तो कुछ गिरवी के तौर पे आप रखते हैं, उसी की बात हो रही। तो इसे रख कर जो है ऋण ले सकते हैं, ये कहा जा रहा है। बताइए कौन से कथन सही हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत 2015 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भौतिक सोने की मांग को कम किया जा सके। हमारे देश में सोने को लेकर कितना प्यार है आप जानते हैं, ख़ासतौर से शादी ब्याह गहने, इस चीज़ को लेकर के सोना ज़्यादा लोग खरीदते हैं। हालांकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, बहुत ख़राब नहीं कह सकते इसको। हाँ, तो इसकी शुरुआत की गई थी कि जो सोना मंगाया जा रहा है, क्योंकि बाहर से आप मंगा रहे हैं सोना, तो उसको विदेशी मुद्रा में पे करके ख़रीदना होता है। इसकी वजह से हमारा जो रिज़र्व है विदेशी मुद्रा का वो कम होता है, प्रभावित होता है। सरकार ने सोचा कि यार भौतिक सोना
ना लेके कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि लोगों को सोना खरीदने की संतुष्टि भी हो, खासतौर से उन लोगों को जो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमारा विदेशी रुपया भी बचेगा, डॉलर, विदेशी रुपया क्या, तो डॉलर भी बचेगा। ठीक है, और घरेलू बचत के उस हिस्से को वित्तीय बजट की ओर मोड़ा जा सके जो अन्यथा सोना खरीदने में उपयोग होता है, ये सोच थी। यह गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के स्टॉक के रूप में सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। ये कथन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसके तहत जारी किए जाते हैं। बाकी यहाँ समझने वाली बात है कि ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, महत्वपूर्ण बात है। बॉन्ड की खरीद भारत में निवास करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों, चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और जो ट्रस्ट होते हैं, धर्मार्थ संस्थान होते हैं, उनके द्वारा की जा सकती है, खरीद सकते हैं। संस्थाएं भी खरीद सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? 8 वर्ष होती है। कथन में कितना लिखा गया था, याद करिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि अगर आपने निवेश किया है तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद अपना निवेश बाहर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा जो लाभ का वादा किया गया रहेगा उसमें थोड़ी कमी आएगी। जैसे एफडी कराते हैं लोग, तो समय से पहले एफडी तोड़वाएंगे तो कुछ पेनल्टी चार्ज लगता है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत वार्षिक 2.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से देय होती है, 6 महीने में मिल जाएगी। गोल्ड बॉन्ड से प्राप्त ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर योग्य होती है, मतलब उससे जो आपने कमाया है उस पर टैक्स लगेगा। और हमारे देश में टैक्स का क्या स्वरूप है ये तो अब क्या ही बताया जाए। आप इसी से गेस कर सकते हैं कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो देश छोड़कर ही भाग जा रहे हैं कि यार हमारी ज़िंदगी तो टैक्स भरने में निकल चली जा रही है। खैर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऋण के लिए प्रतिभूति कोलेटरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तियों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिडम्पशन पर पूंजीगत लाभ कर को छूट प्रदान की गई है। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, अगर आपने लिया है तो कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलेगी, ये थोड़ा सा ठीक है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के बारे में प्रश्न पहले भी पूछे गए, कई बार पूछा गया है, लगातार ये चर्चा में रहता है, ध्यान से समझिए। इसकी पहचान काले हॉर्न, धूसर भूरे रंग की त्वचा और कवच जैसी त्वचा की परतों से होती है। इस गैंडे की पहचान ऐसे होती है। इसकी विश्व की 80% से अधिक आबादी असम में पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे की बात हो रही है। कुछ ऐसे गैंडे होते हैं, जैसे मैं कैसे गैंडा बना कर दिखाऊँ, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, तो यहाँ भी एक सींग है और यहाँ भी एक सींग है, 2 सींग होता है, ठीक है। अब पता नहीं गैंडा कैसे बना चलिए इधर इधर ध्यान दीजिए, 2 सींग हो गए ना, तो चलिए आँख बना देते हैं। 2 सींग वाले भी होते हैं और ये एक सींग वाला, तो एक सींग वाले गैंडे की बात हो रही है कि 80% आबादी असम में पाई जाती है। अन्य राइनो प्रजातियों के विपरीत यह हमेशा समूहों में और सुस्पष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहता है। अलग अलग जानवरों के अपने क्षेत्र तय हो जाते हैं, अपने में बांट लेते हैं। उसी तरह से कहा जा रहा है कि ये भी जो है समूह में रहता है और अपनी एक सीमा बना के रहते हैं कि जंगल का ये हिस्सा हमारे रहने की जगह है। ये बात कही गई है, अभी सही गलत का फैसला बाद में करेंगे, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, आप जवाब देखिए अपना। यहाँ देखिए, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, यानी कि जिसको हम भारतीय गैंडा भी कहते हैं, राइनो प्रजाति की सबसे बड़ी प्रजाति है। जितने भी राइनो पाए जाते हैं, गैंडे पाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा यही है, जिसकी पहचान 8 से 15 इंच लंबे काले हॉर्न, वही सींग की बात हो रही है, और कवच जैसी त्वचा की परतों से होती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। असम में विश्व की वन हॉर्न राइनो की लगभग 80% आबादी पाई जाती है, जिनमें से केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 1300 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है, वहीं पर 70% गैंडे हैं 2022 के अनुसार। बिल्कुल ठीक बात है। यह सामान्यतः एकाकी जीवन बिताता है। अभी हमने कथन में कुछ देखा था, समूह में जीवन बिताता है, क्या वो सही है? यूपीएससी की खास बात यह है कि जानवरों की विशेषताओं, जैसे हाथी वाला केरल में वो मामला हुआ था ना कि किसी ने बम खिला दिया था, हालांकि जानबूझ के नहीं, वो खेत में जंगली सुअर से सुरक्षा के लिए रखा या हाथियों से सुरक्षा के लिए रखा था, वो खाली थी, मर गई थी। उसके बाद यूपीएससी ने पूछा था, तो उनके, चूँकि वो गर्भवती थी, मर गई हाथी, बच्चा भी मर गया, तो उस गर्भधारण और उसके टाइम से संबंधित प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया था। ऐसे ही जो जीव चर्चा में है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं देखना कि चर्चा में गेंडा है, हाथी है, टाइगर है तो पूछ लिया जाएगा, उस किस मुद्दे को लेकर चर्चा में है,
हो सकता है जिस टॉपिक से संबंधित चर्चा उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना। इनके आने जाने से एक देश से दूसरे देश में, जैसे बांग्ला, वहाँ पे भूटान भी है, असम सटे हुए हैं, हो सकता है कि आते जाते हैं, आते ही जाते रहते हैं। तो इस तरह के मुद्दे अगर चर्चा में हैं तो ये बात पूछी जा सकती है। ये कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है, और जब पीवाईक्यू को गहराई से आप देखते हैं तब समझ में आता है। तो सामान्यतः एकाकी जीवन व्यतीत करता है और इसका घरेलू क्षेत्र एक दूसरे से आंशिक रूप से मेल खाता है। ऐसा नहीं है कि अपना बना लिए, जैसे कुत्ते होते हैं ना, अपना बना लिए तो किसी और को आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ये मेल खाता रहता है, ओवरलैप करता रहता है, लेकिन स्पष्ट रूप से सीमा परिभाषित नहीं है कि ये लाइन खींच दिया है इस मोहल्ले में। खासतौर से कुत्तों में ये ज़्यादा देखा गया, और भी जीव होते हैं जो हमारे करीब हैं, हमारे मोहल्ले के आसपास दिख जाते हैं, उनका एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो एकदम सीमा बना कर रखते हैं कि इधर नहीं आना। खैर, तो स्पष्ट रूप से वैसे परिभाषित नहीं होता जैसे कि लिखा है। यह एक चरने वाला शाकाहारी जीव है जो मुख्य रूप से घास, साथ ही पत्तियां, फल, जलीय पौधे ये सब खाता है। तो ये तीसरा वाला कथन तो सही नहीं था, बाकी जानकारी आपने ले ही ली। डीप फेक के बारे में बहुत ही चिंताजनक स्थितियां हैं। हालांकि जब ये चर्चा में आया था 2-4 साल पहले, तब से चिंता थी, लेकिन अब एआई के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है, या यूँ कहें कि एआई का इस्तेमाल करके जो डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर एक वीडियो, कोई गेम का है। वो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनका चेहरा लगा के ऐसा लग रहा है कि ये खुद प्रमोशन कर रहे हैं, खुद ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि उनका चेहरा उनके वीडियो का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग रहा है कि ये आदमी खुद बोल रहा है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी खतरनाक है। ख़ास तौर से पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ही गंभीर परिणाम दे सकता है। किसी नेता के मुंह से कुछ भी कहलवा दीजिए, उसको वायरल कर दीजिए। मासूम लोग जो इसके बारे में नहीं जानते वो समझेंगे कि यही कह रहा है, दिक्कत हो सकती है। खैर, ये मेंस की बातें हैं। प्रीलिम्स के लिए पूछा गया है कि इसके बारे में आप बताइए कि कौन से कथन सही हैं। 3 कथन हैं। डीप फेक सिंथेटिक मीडिया है जो जेनरेटिव क्या है जी, एडवर्सरियल एक मिनट रुकिए तो ज़रा, ठीक तो पढ़ रहा था। एडवर्सरियल नेटवर्क का उपयोग करके उत्पन्न किए जाते हैं। इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का उपयोग आवाज़ों की क्लोनिंग के लिए किया जाता है। और भारत में डीप फेक पर कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डिजिटल प्रतिरूपण और धोखाधड़ी से संबंधित है। ये 3 कथन दिए गए। अभी हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लीजिए, उत्तर सोच लीजिए। सोच लिया? अब यहाँ आइए। डीप फेक सिंथेटिक मीडिया, वीडियो, चित्र या ऑडियो, ये क्या होता है? इसमें वीडियो हो सकता है, चित्र हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, जिसको हम ये सिंथेटिक मीडिया कह रहे हैं। डीप फेक में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जेनरेटिक एडवर्सरियल नेटवर्क का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ कहते या करते हुए गलत तरीके से दिखाया जा सके जो उसने वास्तव में कभी किया ही नहीं था। समझ रहा है? ये टेक्निक इस्तेमाल करके बताई जाती है, ऐसा बनाया जाता है। 2 तांत्रिक नेटवर्क, तंत्रिका अभी एक शब्द पढ़ने में नहीं हो जाए तो घसीट के बाकी जगहों तक ले जाता है। तंत्रिका नेटवर्क, ठीक है, तांत्रिक नहीं। 2 तंत्रिका नेटवर्क एक जनरेटर और एक विभेदक सिंथेटिक सामग्री का उत्पादन और सुधार करने के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हम बात करेंगे। टॉप 300 वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें इस टॉपिक के हर हिस्से पे, जैसे ये 2 जो नेटवर्क हैं वो बात हुई, या फिर ये जो एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैं इसकी बात थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे ज़्यादा अच्छे से, तो उसमें और समझ में आएगा। एक जनरेटर नकली सामग्री का निर्माण करता है। जनरेटर वो वाला जनरेटर नहीं है, बिजली वाला नहीं, ये जनरेट करने का मतलब है इससे, जनरेटर से। जो एक विभेदक उसे पहचानने की कोशिश करता है। जनरेटर तब तक सुधार करता है जब तक वह विभेदक को मूर्ख नहीं बना लेता। ये एक ही में चलते हैं। मतलब क्या होगा कि एक वीडियो बनाई गई किसी व्यक्ति का लेकर के, मान लेते हैं किसी नेता को लेकर, अब वो जनरेट कर रहा है, नकली सामग्री बना रहा है, लेकिन एक विभेदक भी है जो चेक कर रहा है कि पता तो नहीं चल रहा है कि नकली है, पता तो नहीं चल रहा है नकली है। ये तब तक चलेगा तब जब तक कि कुछ ऐसा ना बन जाए जब तक ये विभेदक पहचान ना पाए, कहेगा नहीं नहीं ये तो लग रहा है असली है,
ये अंदर का मैकेनिज्म है। बाकी तो बाहर से हम वैसे भी समझ जाते हैं, अभी फ़िलहाल इतना एडवांस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नकली है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है जनरेटर और विविधक। बाकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग आवाज़ की नकल करने के लिए किया जाता है। मोदी जी की आवाज़ में गाना सुना होगा आपने, बहुत अच्छे जो सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ में किसी और सिंगर के गाने आपने सुने होंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लिप सिंकिंग तकनीक की मदद से डीप फेक ऑडियो को वीडियो से मिलाया जाता है ताकि व्यक्ति बोलता हुआ दिखे। लिप सिंक तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी रील्स और शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी, गाना बैकग्राउंड में बजता है, लोग मुंह चला रहे हैं, उसी को लिप सिंकिंग कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में डीप फेक के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए, मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया, पता नहीं कहाँ समोसे पे चर्चा हो रही है हर बकवास मुद्दे पे चर्चा होगी, लेकिन एआई पे, डीप फेक पे, क्रिप्टो करेंसी पे जो अभी चल रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है, आने वाले समय में इससे पूरी दुनिया का भविष्य तय होने, इस पे बस हम ताकते रहेंगे खड़े हो गए, इस पे कानून अरे बनता रहेगा, देखा जाएगा। बाकी कुछ भी बकवास करनी है, संसद में बैठो, जनता का पैसा उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे यहाँ की समस्या है। पिछले कई सालों से डीप फेक की बात हो रही है, इस पर नेता अनपढ़ है ही, वो क्या जानेंगे डीप फेक क्या है, बस वो इसका इस्तेमाल करना जान जाएंगे किसी की मदद से कि हाँ इसको बदनाम करना है तो करो। खैर इधर नहीं जाते, नहीं तो आप आक्रोश में भर जाएंगे किसी नेता से आपको थोड़ा सा वो होगा तो। खैर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जिसको आईटी एक्ट भी कहते हैं, इसकी धारा है 66D डिजिटल माध्यमों से छद्मवेश और धोखाधड़ी को लक्षित करती है। ऐसा इस तरह की कुछ बात हो तो इस धारा के तहत काम चलता रहता है, कहने का मतलब यह है। इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 67, 67A, 67B के अनुसार यदि डीप फेक सामग्री अश्लील हो या उसमें यौन अस्पष्टता हो तो इसे इन धाराओं के तहत प्रकाशन या प्रसारण करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिला के ये कि हमारे पास एक कानून है, उसी में हमने कुछ धाराएं जोड़ी हैं, उसी के आधार पर काम चल रहा है। राज्यसभा, आपको पता है ये क्यों चर्चा में ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आना तय है, चाहे यहाँ से आ जाए राज्यसभा से या फिर उपराष्ट्रपति पे आ जाए। उपराष्ट्रपति में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है। यह भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित किया गया था और पहली बार 1952 में गठित किया गया था। पहला तथ्य, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस कथन को खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अभी आगे समझाता हूँ। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। अच्छी लाइन है। अब इनके आधार पे आप बताइए कौन से कथन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कथन की बात करें, भारतीय सदन का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन है ये, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। खूब प्रश्न ये पूछा गया है पीसीएस परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने भी इस तथ्य को इस्तेमाल किया। पहली बार गठन 1952 में किया गया था, ये भी पूछा गया है। अस्थाई सदन है, ये भी पूछा गया है, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, जब यह अस्थाई सदन है तो ये जो बात थी कार्यकाल वाली, ये मामला कैसे है, कभी कभी इसी को लेकर हेरफेर किया जाता है। हालांकि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो 2 साल में ही चला जाएगा, 6 साल का उसका कार्यकाल है और हम जान रहे हैं कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाएंगे। मान लेते हैं 100 सदस्य हैं तो 33 सदस्य चले जाएंगे, 2 ही साल में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिस्टम ऐसा बनाएगा कि हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का टाइम पूरा हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था शुरू में कि एक तरह से कहें कि लॉटरी निकाली गई थी कि जिनका जिनका नाम आ जाएगा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद से सिस्टम ऐसा बन गया कि हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर चुनाव होता है। अच्छा, और वे पुनः चुनाव या पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब कार्यकाल पूरा हो गया है फिर भी बहुत सारे लोग कई बार राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। हालांकि संविधान में सदस्यों के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मैं क्यों कह रहा था कि उसे ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि ये बात संविधान में लिखी गई है कि किसी कानून में लिखी गई है
ये यूपीएससी जोर देकर पूछती है कि संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है, इस कानून में स्पष्ट वर्णन है। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हालांकि एक ट्रिक मैंने आपको बताई है कि अगर संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ लिखा है, समझिए वो कथन गलत है। अब तक तो यही है, अब तक जितने भी 5, 6, 10 प्रश्न आए हैं, ये कथन पूछा गया है, हर बार वो कथन गलत होता है। पता नहीं क्यों, अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं फिर भी उस कथन को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो PYQ नहीं देखते फिलहाल। लेकिन जो अधिनियम बनाया गया था 1951 वाला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके अनुसार 6 साल कार्यकाल इसका तय किया गया सदस्यों का। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्यों का चुनाव केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, जो विधायक होते हैं, उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? इसका मतलब ये होता है कि इसको एकल संक्रमणीय मत भी कहते हैं हिंदी में। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप वोट देने गए, मान लेते हैं आप विधायक हैं, राज्यसभा के किसी मेंबर के लिए वोट दे रहे हैं और 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, आप तीनों को वोट दे सकते हैं और प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि पहले मैं मानता हूं कि मेरा वोट इन्हें जाना चाहिए। हो सकता है कि आदमी फाइनल काउंटिंग में बहुमत ना पाए, तो आपका वोट जो है अब बंट जाएगा इन दोनों में, ठीक। फिर बी को जो आपने चुना होगा कि बी हमारा कैंडिडेट, अगर ये नहीं जीता तो मैं इसको चाहता हूँ, फिर आपका वोट इसे मिलेगा। अगर ये बहुमत में आ गया, बाकी वोट से भी मतलब मिला के, तो ये व्यक्ति विजयी हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है, ठीक। एक वोट में संक्रमण है, उसको अलग अलग जगहों पे बांटा जा सकता है, ये कहने का मतलब है। हरित अमोनिया के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, आप विचार करिए। यह वायु से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है। हरित अमोनिया महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यह वायु से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है। इसकी प्रकृति अत्यधिक अस्थिर होती है, लेकिन यह पूरी तरह से कार्बन तटस्थ होता है। ये 2 कथन है, आप बताइए कौन सही है कौन गलत है, या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों सही हैं? दोनों सही हैं। देखिए, हरित अमोनिया एक अस्थायी वैकल्पिक ईंधन है जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ अगर हरित हाइड्रोजन के संयोजन मतलब उसे मिलाया जाए बेसिकली, तो उससे ये बनाया जा सकता है हरित अमोनिया। यह प्रक्रिया एक ऐसे ईंधन का निर्माण करती है जो पूरी तरह से कार्बन तटस्थ है, जो इसे एक आशाजनक दीर्घकालिक समाधान के रूप में पेश करता है, यूँ कहीं कि स्थापित करता है, विशेष रूप से शिपिंग जैसे उद्योगों में जहां उत्सर्जन को कम करना तेज़ी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि इसकी क्षमता के बावजूद इसके उपयोग से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। प्राथमिक मुद्दों में से एक ये है कि हरित अमोनिया अत्यधिक अस्थिर होता है, जिससे पारंपरिक ईंधन की तुलना में इसे संभालना अधिक कठिन हो जाता है, और इसके लिए नियंत्रित परिस्थितियों में पदार्थ को सुरक्षित रूप से रखने के लिए डिजाइन किए गए विशेष भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा एक चैलेंज है, लेकिन अच्छा ऑप्शन है ये। अब आपके सामने कथन दिए गए हैं, 2 कथन है, ध्यान से समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत गोपनीयता की चिंताओं के बावजूद साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो सकती है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, आपको पता है कि मतलब ऐसा था कि तलाक होने वाला था या इस तरह की चीज़ें चल रही थी, और उस बीच मतलब पुरुष कह रहा था कि ये मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे परेशान करती है, और फ़ोन पे बात हुई थी पत्नी से, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। और हाई कोर्ट में मामला गया था, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं, ये नहीं माना जाएगा, आपने क्यों चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, उसका निजता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें रिश्ते में जब ये इस लेवल तक बात पहुंच गई है कि आप एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हो, तो आदमी सबूत तो इकट्ठा करेगा ना कि अपनी बात सही साबित करनी है। निजता जरूरी है, लेकिन इस मामले में हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी अलग अलग चीज़ों को। तो कुल मिला के ये है कि साक्ष्य तो माना ही जा सकता है, फिर उसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि हो सकता है रिकॉर्ड करने वाला आदमी उकसा रहा था कि क्या कर रहा था, वो अलग बात है। लेकिन रिकॉर्डिंग अगर गुप्त रूप से की गई है तो वो साक्ष्य हो सकता है। लीजिए, मैं कथन पढ़ रहा था, आपको उत्तर भी बता रहा हूँ। खैर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 न्यायालय में उपयोग के लिए पति पत्नी के संवादों को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या ये सही है? थोड़ा इसमें दिमाग लगा लीजिए। वैसे ये तथ्य अगर आपने पढ़ा होगा तो ही जानेंगे। आंसर देख लिया आपने? देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि पति पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत यदि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में सहायक है तो तलाक जैसे वैवाहिक विवादों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है। भाई तलाक लेना है तो भाई ये सबूत के तौर पे लाया जा सकता है कि इसने क्या कहा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 वैवाहिक संचार को पूर्ण सुरक्षा नहीं बल्कि अर्हता प्रदान करती है, लेकिन तलाक या आपराधिक कार्रवाई जैसे विशिष्ट मामलों में इससे छूट दी जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़िए और इस प्रश्न को समझिए। मालधारी नामक लोगों का समुदाय प्रसिद्ध है। मालधारी के बारे में आपसे पूछा गया है। दक्कन के पठार में शुष्क भूमि कृषि का प्रचलन के लिए, कोरोमंडल तट पर पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीक के लिए ये प्रसिद्ध हैं। गुजरात के घास के मैदान में वन पशुपालन जीवन शैली और पशुपालन के लिए, या पश्चिमी तटों में मसालों की खेती के लिए। किस लिए प्रसिद्ध हैं मालधारी लोग? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। मालधारी एक अर्ध खानाबदोश जनजातीय चरवाहा समुदाय है जो मुख्य रूप से गुजरात के बन्नी घास क्षेत्रों में गिर जंगलों में निवास करता है। गिर जंगल क्यों फेमस है आपको पता होना चाहिए। बन्नी घास कई सालों से चर्चा है, ये क्षेत्र चर्चा में है, पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा वे अपने वन पशुपालन या यूँ कहें कि सिल्वो पैस्टोरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पशुपालन को वन आधारित आजीविका के साथ जोड़ा जाता है। वे बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ऊँट जैसे पशुओं का पालन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये नई योजना है, महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। पहला कथन, यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। दूसरा, इसमें आगे सुधार के लिए 100 उच्च प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को लक्षित किया गया है। और तीसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य से न्यूनतम एक जिले का चयन किया जाएगा। 3 कथन है। आप चाहें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो, और लगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज उत्तर देखिए। मेरे ख्याल से आपने अपना उत्तर सोच लिया। यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो धन धान्य योजना है एक व्यापक कृषि कार्यक्रम है जिसे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत करके एकीकृत कृषि सहायता प्रणाली निर्माण करती है, यानी कि कई योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, मर्ज किया गया है। 11 मंत्रालयों की योजनाएं हैं। अच्छा, यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। अच्छी बात है, ये तथ्य याद रखिएगा। यह योजना 100 पिछड़े जिलों को लक्षित करती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, ताकि बेहतर सिंचाई, भंडारण, ऋण की पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, साथ ही सतत कृषि को भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, जिला चयन के क्या मापदंड होंगे? अभी हमने जिले की बात की थी। निम्न उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में कमी वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। कम फसल से घनता, जहाँ फसलों की विविधता कम है या वार्षिक फसल चक्र अपर्याप्त है। अल्प ऋण वितरण, ऐसे क्षेत्र जहाँ किसानों को वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। और राज्य में संतुलित प्रतिनिधित्व, चयन में प्रत्येक राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश की शुद्ध बोई गई भूमि और परिचालन कृषि जोतों के अनुपात को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य से कम एक जिला अनिवार्य रूप से चुना जाएगा, जिससे क्षेत्रीय संतुलन विकास सुनिश्चित हो सके। अच्छा, बहुत बढ़िया प्लान है ये, तो ये सही है। अपेक्षित परिणाम भाई, यह योजना देश भर के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगी। ये तो लागू करने के बाद ही होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं कि इतने करोड़, इतने लोगों को लाभ मिलेगा। लाभ बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो ये बाद में जब योजना लागू कर दी जाएगी, 5-10 साल हो जाएंगे, तब देखा जाएगा। तब तक सरकारें बदल जाती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। यह योजना पशुपालन, डेयरी, मत्स्य जैसे संबद्ध क्षेत्रों को एकीकृत करती है, जिससे स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिले। इसका मुख्य फोकस फसल कटाई के बाद भंडारण, बेहतर सिंचाई, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा। मेन फोकस कहाँ है कि जो फसल खेत से आ गई है उसका भंडारण अच्छे से हो। कई बार ऐसा होता है कि फसलें ख़राब हो जाती हैं, ख़ासतौर से जो जैसे प्याज है, आलू है, ये फसलें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। धान गेहूँ तो लोग कुछ दिन लंबे समय तक रख सकते हैं। तो बेहतर सिंचाई पर भी ध्यान देना है, ऋण आसानी से मिल सके इस पर ध्यान देना है, प्राकृतिक और जैविक खेती प्रोत्साहित करने पर। ये सिर्फ लिखने के लिए है, इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं।
आपको लगे कि मैं थोड़ा सा कहीं नेगेटिव मूड में तो नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं आपको याद दिला रहा हूँ जब आप अधिकारी बनिएगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ लिख देने से, योजना में शामिल कर देने से उस पर काम नहीं होता, ठीक है ना। खैर, ये एग्ज़ाम के नज़रिए से फ़िलहाल महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। और इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक नदी के बारे में चर्चा की गई है, 4 कथन दिए गए हैं। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप चाहें तो इसी के आधार पर गेस कर सकते थे। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, लंबी नदी और बड़ी नदी का अंतर मैंने समझाया पिछले पार्ट में, आप देखिएगा। यह महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पूर्व की ओर बहती है। पूर्णा, प्राणहिता, प्रवरा, मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल क्या बताया जाए, फटाक से बता दीजिए कौन सी नदी है। मेरे ख्याल से आप तो जान गए होंगे, ये गोदावरी की बात हो रही है। दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा इस नाम से प्रसिद्ध है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। उद्गम और जल निकास की बात करें तो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। भाई, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो इधर जा रही हैं पूर्व की ओर, ठीक है। इसके बाद इसका बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक विस्तृत है। कुछ भाग मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी है। सहायक नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया पहले भी, बार बार प्रश्न आते हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा ये बाएं किनारे पे आकर मिलती हैं। प्रवरा, मंजीरा और मनेरा ये दाहिने किनारे पे। अब दायां बायां कैसे आप जानेंगे? मान लीजिए कि एक नदी ऐसे बह रही है, इधर जा रही है, तो इधर ही मुँह करके आप खड़े हो जाइए। आपका जो दाहिना है वो इस नदी का दाहिना हो गया, आपका जो बायां है इस नदी का बायां हो गया। ऐसे नदियों के दाएं बाएं हिस्से हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नदी इधर बह रही है और आप यहाँ मुँह करके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरा दाहिना ही माना जाएगा, ऐसा नहीं। नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर ही मुँह करके खड़ा होना, तभी आपका दाहिना बायां इस नदी का दाहिना बायां माना जाएगा। मान लेते हैं कि ये इंसान होती नदी, इधर जा रही है इधर मुँह करके, तो इसका दाहिना यही हुआ ना, इसका बायां ये हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ परियोजनाएं हैं, पोलावरम परियोजना नाम सुना होगा, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, श्री राम सागर परियोजना, सदरमठ, एनिकट और इंचमपल्ली परियोजना। पीसीएस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। बाकी नोट हिंदी और इंग्लिश में दी गई है आपको, टॉप 300 वाली भी, ये टॉप 500 MCQ भी। ये सारी नोट आप लेने के लिए इस पर मैसेज कर दीजिए, तुरंत नोट लीजिए और बार बार रिवाइज करिए, ठीक है जी। जल्दी से मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पता है मैं क्या सोच रहा था, खैर छोड़िए। हाँ, तो मेन बात कर लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।